अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम लोग जो टॉपिक हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ लाइक बेस ऑफ साइंसेस। ये हमारी साइंस जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो शुरुआत से लाइक हम 1-2 से शुरू की हुई है, उसकी सबसे जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ एटम। और मैं समझता हूँ कि आपको एटम के बारे में गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो साइंस स्टूडेंट्स एटम के बारे में जानते होंगे और वो उनको काफ़ी हेल्प होगी नेक्स्ट टॉपिक्स को समझने में। एंड सेकंड, हमारी पूरी साइंस की जो बेस है दैट इज़ एटम। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे आप घर बना रहे हैं और घर हमारा बन गया, नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर हमें जानना हो कि मेन किस किस चीज़ से इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है तो वो ईंट होती है। अगर हमें ईंट की समझ होगी तो हम घर बना सकेंगे। अगर हम ईंट के बारे में नहीं जानते होंगे तो हमें नहीं पता लगेगा घर कितना बनेगा। ऐसे ही और इसके ऊपर दुनिया की बहुत बड़ी इजादात हुई हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। एंड आई टोल्ड यू प्रीवियस लेक्चर कि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। इवन के 5 to 10 ईयर्स इसके ऊपर लगे हैं, 500-600 साल लगे हैं, और आप 1 मिनट में ये पढ़ रहे हो। तो इसकी बताने का मकसद है कि आप इसकी अहमियत को समझें। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो डेवलप होता गया आपके 9 के यूनिट नंबर 2 में है कि शुरू में प्लम पुडिंग मॉडल आया। प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें प्लम इन पुडिंग, लाइक ये प्लम पुडिंग एक बिस्किट होता है जो बेकरी से मिलता है। जैसे आप चोको बाइट या इस तरह के बिस्किट्स खाते हैं, उनमें चॉकलेट्स या इस तरह दाने दाने ऊपर लगे होते हैं। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। कि एटम के ऊपर, एटम का स्ट्रक्चर ये है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो ऐसे अनफेयर हुई हैं, वो इस तरह ही मूव कर रहे हैं। यानी कि एटम गोल स्ट्रक्चर रखता है और इसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं ये रैंडम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पड़े, उनकी कोई ख़ास जगह नहीं है। वो जैसे आप बिस्किट बना के उसके ऊपर ऐसे फेंक दो, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो कहीं भी चली जाएं, ठीक हो गया। लेकिन बाद में रदरफोर्ड का जो लास्ट हमने मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड ने आके एक्सप्लेन किया, क्योंकि चैडविक और वाल्टन ये जो लोग हैं इन्होंने हमें ये बताया था कि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। इनके ऊपर चार्ज कौन से हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें नहीं बताया था। जैसे लाइक आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, 5 रूम्स हैं, इतने वॉशरूम्स हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं, नहीं ना है। उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का एक जो मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त आया, जो लास्ट हमने पढ़ा था। और वो मॉडल उसके बाद 2-3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, तो वो मॉडल इन दी एंड ये बना कि एटम इज़ अ स्फीरिकल स्ट्रक्चर। ये गोल स्ट्रक्चर है, स्फीयर नुमा गोल स्ट्रक्चर है। इसके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल इसके दरमियान, ये सर्कल का दरमियान होता है, एक डेंस है जिसमें आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसकी साइडों पे एक शेल्स, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और इसके बाद एक 4th शेल भी आता है, वो एटम के अंदर यानी कि मौजूद है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, पहले में 2, जैसे के, पहले को हमने के का नाम दिया, इनको कहते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं, ये शेल्स हैं। और शेल्स में सबसे पहला शेल के है जिसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरा एल है उसमें 8 आ सकते हैं, तीसरा एम है उसमें 18 आ सकते हैं, और उसके आगे एन है जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास, तो वो इधर ही रहेगा, इस यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। अब एटम मुख्तलिफ हैं, एटम मुख्तलिफ हैं, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 12 हैं। तो वो फिर अगर किसी के पास 3 है तो पहले 2 के बाद एक और शेल बना लेगा अपना। समझ आ रही बात की या नहीं आ रही? तो इस तरह आपकी एटम की स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें इसके ऊपर ईजाद हुई हैं। समझ आई बात की? तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क जो मैंने आपको कहा था उसकी तरफ लेके आता हूँ। इसमें बेटे मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले तो प्लेन हमने एक चार्ट लेना है। ये कॉटन के ऊपर हमने एक चार्ट प्लेन ब्लैक लगा दिया। ब्लैक का लगाने का मकसद ये है ताकि ये वाजे हो जाए, ठीक हो गया। इसके बाद ये हम उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेंगे, जिसमें इसको हम प्रोटॉन, इसको न्यूट्रॉन और इसको इलेक्ट्रॉन का नेम दे देंगे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल हम शो करेंगे। इसके लिए आपको एक सीजर चाहिए है, एक वाइट चार्ट चाहिए है, और एक ग्लू, ये ग्लू चाहिए है। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट मैंने कोशिश की जितना सिंपल हो, आसान हो, आपको पता चल जाए, ठीक हो गया।
हमने रदरफोर्ड का कल प्रैक्टिकल किया था ना, उसमें रदरफोर्ड ने यहाँ से बम्बार्डमेंट की थी पार्टिकल की, यहाँ से लाइनें गुजर गई, यहाँ से भी गुजर गई, ये पॉजिटिव हैं, और इनके साथ जब वो पॉजिटिव पार्टिकल टकराए तो वो मुड़ गए, यहाँ से भी गुजर गए, यहाँ से भी, यानी कि ये साइडें खाली हैं। प्रोटॉन ये इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियस। हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। बताएं, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन भी हो सकता है, कम से कम एक प्रोटॉन का होना लाजमी है। उसके बाद मैक्सिमम बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एटम चेंज होते जाएंगे। हाइड्रोजन के एटम में एक होगा, हीलियम के एटम में 2 होंगे। ये आगे न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ये न्यूट्रॉन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक हो गया? ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इनके ऊपर चार्ज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा है। ठीक हो? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बच्चे हमेशा नेगेटिव चार्ज हो, ये न्यूक्लियस के आउटसाइड लाई करेंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेंगे, ये न्यूक्लियस के बाहर ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक हो गया? जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कम ज़्यादा यानी कम हो सकते हैं, वो कंडीशन होती है जब आइसोटॉप्स वगैरह बनते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उतने ही होंगे जितने आपके प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर। और इनकी स्ट्रक्चर हमेशा आउटसाइड होगी, शेल्स के अंदर ये पाए जाएंगे। ये पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अगर इसके अंदर 2 पूरे हो गए हैं, अब नेक्स्ट इसमें कोई ऐड नहीं होगा। फिर आपके ये हीलियम का स्ट्रक्चर बन गया है। अगर ये पूरे हो चुके हैं, इसके बाद अगर किसी के पास एक, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट जो लिथियम है उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो एक और शेल बन जाएगा हमारा, उस शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक हो गया? ज़रूरी नहीं कि उस दूसरे के अंदर 8 ही आएँ, उसके अंदर जो बकाया बच जाएंगे, हाँ, जब 8 पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो रहेगा, उसके बाद एक नया बन जाएगा। समझ आई बात? क्या नहीं आई? हाँ, आ गई। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बेसिक। ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल ठीक है, इसको हम बोलेंगे K और इसकी मैक्सिमम अकोमोडेशन होगी 2। ठीक हो गया? 2 के बाद इसमें कोई और चीज़ अकोमोडेट नहीं होगी। समझ आ गई बात की? इसके बाद ये जो हम लोगों ने बम्बार्डमेंट की थी, हमने पढ़ा था विलियमसन का, और वो बम्बार्डमेंट इस एक एटम पे हुई थी। इस एटम के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकला था और इसने कैथोड रेज की तरफ चलना शुरू कर, कैथोड रेज से निकला था और एनोड की तरफ चलना वो इस एटम के अंदर था। ठीक हो गया? और इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कैनार रेज में ये जब बम्बार्डमेंट हुई तो ये चीज़ निकली थी, न्यूक्लियस के अंदर से ये निकली थी। अब ये एक एटम की बात हो रही है, लेकिन एक गैस के अंदर ऐसे लाखों एटम्स होंगे। ये एटम बहुत छोटा है, इतना छोटा एटम है जिसको मैंने इतना बड़ा करके दिखाया है कि एक डॉट के अंदर 2 लाख एटम होंगे। एटम आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, इवन के माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। ठीक हो गया? तो फिर वो इतने ज़्यादा ये पॉजिटिव इकट्ठे होंगे और उन्होंने कैथोड की तरफ चलना, जिससे वो रे बनी थी। ठीक हो गया? तो वो रे बनने से फिर हमने कहा इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं। इसी तरह ये भी ऐसे ही मूव किए थे। समझ आई बात की या नहीं आई? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। मिड में बिल्कुल न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर आप लोगों को शेल्स मिलेंगे जिनके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन, उनकी अरेंजमेंट जो है वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब
ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले शेल के अंदर 2 आएंगे, दूसरे के अंदर कितने आएंगे 8 आएंगे, तीसरे के अंदर 18 आएंगे और चौथे के अंदर बस 32 आएंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर सब शेल्स भी होंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको एटम का पता होना चाहिए।